नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदीप सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, मूल अधिकारों को जान चुके हैं। अब हम उनके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करते चीज़ों को, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछता है, उसको हम लोग कैसे आंसर देंगे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है, ठीक है। और मैग्ना कार्टा की भी मैंने बात किया था। मैग्ना कार्टा बेसिकली विशेष अधिकार था ब्रिटेन का, वहाँ के राजा ने दिया था। तो इस पर मैग्ना कार्टा से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा कौन है। तो आप कह सकते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 है, मूल अधिकार है। भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इसके बारे में कहा महत्वपूर्ण है सबसे, ठीक है। और सबसे पहले अगर संवैधानिक रूप से बात किया जाए तो सबसे पहले संवैधानिक रूप से जो दर्जा दिया है वो अमेरिका ने दिया है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा भाग 3, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है। तो अभी आपने पढ़ा था कि मूल अधिकार से है, तो आप इसको मूल अधिकार कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको मूल अधिकार कर सकते हैं। अब देखिए हम आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि मूल अधिकार को, ये अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो अभी मैंने बताया कि संवैधानिक अगर दर्जा की बात की, अगर लिया तो गया था ब्रिटेन से, लेकिन संवैधानिक दर्जा की अगर बात करेगा तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन अगला दिया है आपको। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय, यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो यानी ये पूछा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है किस आर्टिकल में है। तो हमने ये बताया था आपको कि आर्टिकल 12 से 35 है। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कितने आर्टिकल हैं मूल अधिकार के, तो वो आप बता सकते हैं। आप गिन लीजिएगा, 12 से 35 तक आपके 24 आर्टिकल हैं, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका ये वाला आंसर क्या होगा, 12 से 35 होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन दिया है, अब आपको क्वेश्चन जो दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका इस तरह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय, ये क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो मैंने अभी चर्चा किया है कि इन्होंने भाग 3 को कहा है आत्मा कहा है, इन्होंने हृदय कहा है, इन्होंने आलोकित कहा। वही बात की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। अब ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है यहाँ पे कि मूल अधिकार, जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, मूल अधिकार, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सरलता से संशोधनीय है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो देखिए एक बात, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि मूल है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, ये गलत है। सरलता से संशोधनीय, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका क्या है, सही है। यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही है कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, यानी जो इनको छीने नहीं जा सकते, ये प्राकृतिक रूप से मिलने चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। अभी हमने बात किया था कि 12 से 35 हैं, तो 12 से 20 तक 8 हो गए, अब 35 वहाँ से देखिए 15, तो 18, ये 8 और ये 15, 8, 23, लेकिन अब 12 को भी इंक्लूड करेंगे तो गिन लीजिएगा आपके टोटल 24 आर्टिकल होंगे।
क्लियर है बात? तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पूछता है 12 से 35। अब आपसे पूछ सकता है संख्या, बता लीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन जो बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, क्वेश्चन ये आपका दिया है कि भारत में, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक प्रारंभ में पूछता है और दूसरा आपसे जो पूछता है कि वर्तमान में। तो देखिए प्रारंभ में तो 7 थे, प्रारंभ में 7 थे। तो यहाँ से प्रारंभ की अगर हम बात करेंगे तो प्रारंभ में जो फंडामेंटल की हम बात करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा इस बात को कि प्रारंभ में जो ये संख्या थी वो कितनी थी आपकी, प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 7 थी। अभी जो संख्या हो गई है वो आपकी कितनी हो गई है, 6 है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आप इनको भी देख लीजिएगा, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार। तो देख लीजिए, मैंने अभी कहा था कि एक वर्तमान का पूछता है, एक मौलिक यानी मूल रूप से जब था, तो अभी वर्तमान में 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको संपत्ति का अधिकार घोषित जो था उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको 300A में जोड़ दिया गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें ये कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार, देखिए कह रहा है कि मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए यहाँ से बात मैं करता हूँ, तो अभी आपने कहा था कि मौलिक संविधान की बात की थी, मौलिक संविधान में कितने थे, तो आप यहाँ से भी ये बात बता सकते हैं कि ये क्या था, आपका ऑप्शन ए सही है कि मूल संविधान का हिस्सा था। ये आपका 1935 में जो आपका 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें भी था ये चीज़, तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये मूल में था। अब हम बात करेंगे यहाँ से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, यानी न्यायालय में अगर लागू नहीं होता कौन उसको न्यायालय उसको लागू करवा सकता है। देखिए आप यहाँ से करेंगे नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि प्रवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना भी प्रवर्तनीय है, मौलिक कर्तव्य भी प्रवर्तनीय है। तो आपका मूल अधिकार जो है वो आपका क्या है, प्रवर्तनीय है। तो आप इसको कर सकते हैं आंसर, मूल अधिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से करेंगे अगला क्वेश्चन, हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ से मौलिक अधिकारों को, क्वेश्चन दिया है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व, यानी क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व। तो देखिए इसको हाई कोर्ट भी लागू करता है और जो है सुप्रीम कोर्ट भी करता है। तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, और फिर उसके बाद ऑप्शन एक दिया है आपको, कहा है कि इसमें कौन करता है। तो आप ये आंसर कह सकते हैं कि उपर्युक्त दोनों, यानी ये भी करेगा और ये भी करेगा। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से ये देखिए आर्टिकल 32, अगर 32 की बात करेंगे तो ये होगा, और 226 की बात करेंगे तो हाई कोर्ट होगा। अगर आर्टिकल पूछता है तो आप बता सकते हैं किस आर्टिकल के तहत है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन या मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपात की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति जो होता है वो आपका इसको निलंबित कर सकता है। तो यानी यहाँ से जो ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा राष्ट्रपति, यानी ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये करेगा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता। लागू तो करवाएगा सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन निलंबन का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन करिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। प्रैक्टिस सेशन में हम लोग बढ़ेंगे आगे, और अच्छी वीडियो बनाया जाएगा। लेवल 2 पे भी बात करेंगे हम, अभी लेवल 1 बात हो रहा है, लेवल 2 IAS PCS में भी इसमें भी PCS IAS के क्वेश्चन हैं। तो वनडे लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, फिर कूट वाले भी जो क्वेश्चन हैं जो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं उनको भी करेंगे। लेवल 2 जो इसका पार्ट 2 मैं बनाऊँगा उसमें आपको उन चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए अगला जो आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। देखिए ये जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इनकी जो सुनवाई का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, प्रधानमंत्री है। तो देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में जो सुनवाई की बात है तो वो आप जानते हैं कहाँ पे है, आपका सुप्रीम कोर्ट में है। तो आप इसको कह सकते हैं कहाँ पे है,
सुप्रीम कोर्ट में है इसको। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। ठीक है, संशोधन किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए केशवानंद भारती मामले में ये डिसीजन दिया गया है कि संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा जो है अपरिवर्तित रहे। तो ये आपका यहाँ से ये वाला आंसर सही है। ये अगला क्वेश्चन जब हम बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, पहला है ऑप्शन निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो देखिए यहाँ से मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल के समय जो है निलंबित किया जा सकता है, तो यानी यहाँ से ये आपका पहला वाला तो नहीं सही है, क्योंकि ये कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, गलत बात है। क्योंकि आपातकाल के टाइम जो है इसे निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं निलंबित किया जा सकता। जैसा कि मैं भी कह रहा हूँ कि आपातकाल के टाइम पे निरस्त किया जा सकता, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, निलंबित किया जा सकता है। चलिए हम आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये दिया है, अगला क्वेश्चन ये दिया है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। देख लीजिएगा, मूल अधिकारों के प्रवर्तन मैंने अभी कहा 32 और 226 है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद है वो सेंट्रल का मैटर है, राज्यों के परस्पर विवाद है वो भी सेंट्रल का है, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण वो भी सेंट्रल का मैटर है, उसको भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, लेकिन ये मूल अधिकार दोनों का है, हाई कोर्ट और आपका कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, दोनों। अब यहाँ से बात आती है कि भारतीय संविधान के, अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको, अगला जो क्वेश्चन आपके पास आता है, अगला क्वेश्चन है भारतीय, ये क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो देखिए मूल अधिकारों का जो संरक्षक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि मूल अधिकार कौन संरक्षित करेगा। तो मूल अधिकारों को देख लीजिएगा, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट करता है, तो यहाँ से न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करता है, तो यहाँ से आंसर जो होगा आपका वो होगा कौन सा, आपका न्यायपालिका होगा। तो आप कर लीजिएगा इसको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको, ये कहा है, इसमें ये कह रहा है कि बताइए मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो देखिए जो आपातकाल का आदेश देगा वही यहाँ पे देगा, तो ये आपका राष्ट्रपति होंगे। मैंने अभी चर्चा की है। देखिए अब क्वेश्चन आपको फिर से वही रिपीट मिल रहे हैं, क्वेश्चन वही बार बार रिपीट किए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अगला क्वेश्चन ये दिया है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। तो उसका भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप राष्ट्रपति कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप इस चीज़ को पढ़े थे कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है, सॉरी यहाँ से राष्ट्रपति नहीं, यहाँ से देख लीजिएगा, निलंबन का अधिकार तो राष्ट्रपति देगा। इसको थोड़ा सा देखिए, आवश्यक प्रतिबंध की बात किया है, कुछ कंडीशन प्रतिबंध लगा सकता है, तो वो संसद के पास अधिकार है। संसद देख लीजिएगा, जो सशस्त्र बल हैं उनके मूल अधिकारों को कम कर सकता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन आवश्यक जो प्रतिबंध लगा सकता है वो संसद लगा सकता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। हाँ देख लीजिएगा, इसमें मिल गया क्वेश्चन। तो देखिए राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये कैंसिल कर सकता है, निलंबित कर सकता है, लेकिन प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इसका अधिकार है संसद के पास, न्यायपालिका के पास लागू कराने का अधिकार है। इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप अगर चीज़ें क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप कर सकते हैं। अब हम देखिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का पूछा है कि मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका को स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देने की जो बात है, कहीं पे उसने कहा नहीं समाजवादी बात फंडामेंटल राइट में, ठीक है। न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं करता इसमें। अब देखिए यहाँ पर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का अधिकार होगा।
ठीक है। यहाँ से न्यायपालिका को स्वतंत्रता का कहीं से भी मतलब नहीं निकलता, और समाज के समाजवादी जो ढांचे की बात है आपका नीति निर्देशक तत्वों में है, डीपीएसपी में है, उसकी हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। इसमें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल अधिकारों को, ये क्वेश्चन है, प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो प्रवर्तित करने की केवल उच्चतम न्यायालय के पास एक ऑप्शन दिया है। कट करिए, क्योंकि देखिए उच्चतम या उच्च न्यायालय दोनों दे दिया है, तो ये आपका आंसर सही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ से। अब ये अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये दिया है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो देख लीजिएगा, मैंने अभी बताया था राष्ट्रपति है, तो इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगली बात यहाँ से करेंगे। देखिए कूट वाला क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 98 में पूछा है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन पे चलते हम लोग। क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये था, भारत में मौलिक अधिकारों के निलंबन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी। हाँ, राज्य अगर कोई गलत काम करता है, ठीक है, राज्य अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ ये जो है क्या करता है, ये पावर देता है। कौन? ये पावर देता है आपको ये मौलिक अधिकार। तो ये बात तो सही है कि पहला वाला आपका क्या है, सही है, यानी पहला आपका सही है। क्लियर है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये भी बात सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अब तीसरी बात, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए यहीं पर बात समझना है, ये देखिए ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। अगला इसमें दिया है कि यह यूएसए में दिया गया कि या यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक बात मैंने कहा था डीपीएसपी में, राजनीति इसमें नीति निर्देशक तत्वों में है। तो आपका ये वाला तो सही है, आपका ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि नीति ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कहीं भी फंडामेंटल राइट में नहीं किया गया, मैंने पढ़ाया भी था। और यहाँ पर ये यूएसओ के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये भी बात सही है कि इस तरह से जो है, सॉरी, ये यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति हैं, ये बात भी गलत है। यानी इसका मतलब क्या है कि आपका अनुच्छेद, सॉरी, इसमें जो आपका कथन दिया है 1 और 2 ये सही है, तो आप इसको सही कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अब देखिए समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में किया था? तो मैंने कहा था ना कि समानता की बात करेगा तो समानता आपका 14 से 18 है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका यहाँ से 14 से 18 है। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपको, अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की जब बात करता है तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको बात बताया था कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, कुछ इस तरह से बातें बताई गई थी आपको। तो वहाँ पर मैंने बताया था 2 बात थी, एक ब्रिटेन से ली गई थी विधि के समक्ष समता का अधिकार, और एक विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार। तो वहाँ पर जो बात हुई थी, तो वहाँ पे हमने ये कहा था कि आर्टिकल जो 14 होता है वो किसी भी विधायन पर सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। तो आपका जो ये आंसर होगा वो कौन सा होगा? अनुच्छेद 14 होगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, मैंने इस चीज़ को बताया था वहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बनते हैं। तो आपको ये बात शायद मैंने नहीं बताई थी, अभी आप जान लीजिए। अगर आर्टिकल 14, 15 और 16 को साथ में मिलकर पढ़ा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि समान काम के लिए समान वेतन। तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ये आपका आर्टिकल 14, 15 और कौन सा है आपका 16 है। अब हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि विधि के सामने समानता का अधिकार, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार। मैंने बताया था ये नागरिकों के लिए है, तो ये नागरिक अधिकार है, तो आप टिक कर सकते हैं ये नागरिकों का अधिकार है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से है, तो अस्पृश्यता का अंत की जब बात करेंगे आर्टिकल 17 है, मैंने बताया था, इसको भी आप कर लीजिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता को निषेध, फिर से वही क्वेश्चन आर्टिकल 17 है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। समानता का अधिकार, ये क्वेश्चन है, समानता का अधिकार, यहाँ से देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता की, आर्थिक समानता की, सामाजिक समानता की, उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो समानता की बात किया था तो कहीं पे भी उसमें समाज की बात और आर्थिक जगत की बात नहीं किया था, उसने केवल धर्म की बात, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, सॉरी, सामाजिक समानता की बात वहाँ पे हुई थी, ठीक है। और धार्मिक जो समानता की बात है, ठीक है, धार्मिक जो स्वतंत्रता की बात है आपकी, वो आपका स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका धर्म की स्वतंत्रता में है, आर्टिकल 25 से जो दिया है आपको वहाँ पर है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे सामाजिक समानता की बात करता है, यानी यहाँ पर ये जो आपका समानता का अधिकार है ये एक प्रकार से क्या करता है, आपको सामाजिक जो है समानता प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को कर सकते हैं कि सामाजिक समानता की बात करता है, तो सामाजिक समानता की बात, यहाँ से आंसर इसको हम दे सकते हैं, ठीक है। अब संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण दिया जाता है, तो मैंने कहा था उपाधियों का जो बात किया था ना मैंने, उपाधियों के बारे में, तो आपका आर्टिकल किस में था, 18 में था। तो आप इसको देख लीजिएगा। मैंने बताया था ना कि क्या जो पुरस्कार हैं क्या वह समझे जाएंगे, वह उपाधि समझे जाएंगे। तो उन्होंने ये चीज़ व्याख्या की है कि ये पुरस्कार जो हैं किसी चीज़ के प्रोत्साहन के लिए हैं, तो इनको आर्टिकल 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। तो ये आप एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, पिछले वाले जो वीडियो हैं वहाँ से आप चीज़ें ज़्यादा क्लियर पा पाएंगे, कि वहाँ से जो भी चीज़ें हैं आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर तब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। आप एक बार उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। देखिए उसमें थोड़ा सा जो पिछला वाला क्वेश्चन है, एक बार उसको फिर से देखते हैं, 1 मिनट फिर से उसको देखते हैं। यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि जो ये दिया है आपको समानता का अधिकार, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ पर उपर्युक्त सभी होगा सही, क्योंकि धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी धर्म के आधार पर भी समानता है। सामाजिक भी तौर पर भी समानता की बात कहा है कि कोई भी किसी को धर्म, उसमें मूल वंश के आधार पर जो है विभेद नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम अगर कहें तो ये एक तरह से उपर्युक्त सभी होगा यहाँ पे, तो आप उपर्युक्त सभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है, उपर्युक्त सभी पढ़ेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये आप देख लीजिएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये जो है आपका उसी के तहत ये कहलाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद को प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके कारण अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो देखिए आर्टिकल जो आपका 14 से 18 की बात करता है वो समता का अधिकार है, तो ये आपका समता का अधिकार होगा। IAS 1995 में यानी 95 में IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, ये समता का अधिकार है, तो आप इसको कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन वर्ग भिन्न आता है? तो देखिए आर्टिकल 14 आपका समता का अधिकार है, आर्टिकल 15, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, 1 मिनट आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ से कि ये जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित
अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? आर्टिकल 14 जो है समता का अधिकार, आर्टिकल 15 समता का अधिकार, अनुच्छेद 16 भी समता का अधिकार, 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता वाला है, तो ये वाला क्या है? अलग है, तो ये आंसर होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान काम के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? देखिए पीसीएस 1999 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द कूट बनाकर कहा गया है। फिर कह रहा है इसमें कि ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने में, यानी जो समाजवादी है उसको 14 जो आर्टिकल ए है उसको आर्टिकल 14 के साथ पढ़ने पर, फिर ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ पढ़ने पर। अब ऑप्शन दिया है इसमें ए बी सी सभी को मिलकर पढ़ने पर। ये भी मैंने बताया था कि आर्टिकल बात करते हैं ना ए बी सी, आर्टिकल 14, 15, 16 जो भी है आपका, अगर इस तरह का है तो उसको अगर सब मिलकर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो बात है आपका, वहाँ पर ये बात आती है किसका? ये आपका समान काम के लिए समान वेतन वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो इससे एक आध क्वेश्चन और भी बन कर आते हैं, उनको भी हम अभी देखेंगे। यानी यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो जा रही है कि जो 14, 15, 16 है, इनको अगर हम संयुक्त रूप से पढ़ेंगे, ठीक है, अगर इनको हम संयुक्त रूप से पढ़ते हैं, ठीक है, ए बी सी जो अभी इसमें ऑप्शन दिया है, तो बताइए ये क्या होगा? तो समान काम के लिए समान वेतन की जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है, तो उसके लिए आपका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा कि सभी को क्या करना है कि समान मतलब 14, 15, 16 को साथ में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ से अगला जो बात है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखिए इसमें यहाँ से, ठीक है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो मैंने ये एक चीज़ कहा था ना यहाँ पे कि आप इसको देख लीजिएगा वहाँ पे कि क्या है मैटर। तो मैंने बताया था कि एक मेडिकल कॉलेज का एडमिशन का मामला था, तो वहाँ पर ज़्यादा नंबर वाले जो है एडमिशन नहीं पाए थे, तो इसीलिए गया था। तो यहाँ पर भेदभाव के विरुद्ध का है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैंने जब आर्टिकल 15 पढ़ाया था तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप जाकर वीडियो में देख लीजिएगा। अब देखिए अगला दिया है इसमें भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र। तो देखिए इसमें ये आपका 19 फर्स्ट ए में है, समाचार की अभिव्यक्ति की बात करता है, तो ये आपका 19 फर्स्ट के ए में है, तो आप यहाँ से 19 फर्स्ट ए भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो अभी हमने चर्चा किया था कि 19 फर्स्ट ए में है, तो ऑप्शन आपका ये वाला सही है। ठीक है, अब देखिए यही बात जो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन बार बार यही रिपीट, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट, कभी पीसीएस में पूछता है, कभी एसएससी में। यानी एक बार आपको क्वेश्चन अगर आ गए हैं समझ में, तो ये एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है उसके आइडिया लग जाते हैं आपको। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? देखिए यहाँ स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो देखिए इसमें 6 स्वतंत्रताओं की बात करता है। ठीक है, पहले मूल वाले में अगर पूछेगा तो 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में 7 है क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आप इनको कह सकते हैं। देखिए स्वतंत्रता का मैंने कहा था 19 से 22 है, आपको मैंने बताया भी था। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो 19 से 22 है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को हैं, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को हैं, केवल भारतीय नागरिकों को हैं, उपर्युक्त सभी को हैं। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ, चारों ऑप्शन को पहले स्पष्ट, भारत के निवासियों को है। ठीक है, दूसरा देखिए निवासी नागरिक नहीं हो सकता। आप निवास कर रहे हैं इसका मतलब आप नागरिक नहीं हैं। आप आके रह सकते हैं, वीज़ा लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब आप नागरिक नहीं हैं। अब भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, तो भाई पैदा हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप नागरिक हैं। केवल नागरिकों को, तो ये सही है क्योंकि ये जो आपका है ये केवल भारत के नागरिकों को मिला है, विदेशी नागरिकों को नहीं मिला है। तो केवल भारतीय नागरिकों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि जो निवासी होते हैं
वो नागरिक नहीं होते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ से हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन फिर से नीचे करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो जो आपका है इसमें केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के। तो यहाँ से कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रति करेगा, तो ये आपका आंसर सही होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो प्रेस की स्वतंत्रता 21 में है, आप इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन से? हथियार सहित सभा करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने का बिल्कुल नहीं है। भाषण तथा, ध्यान दीजिएगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, हाँ ये है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो 21 में ये बताया था कि विदेश जाने का अधिकार, 21 में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विदेश जाने का अधिकार, यानी अगर आपकी इच्छा है, आप जाना चाहते हैं, तो आप विदेश जाने का अधिकार है। विदेश में घूमने का स्वतंत्रता है कि नहीं, वो उस देश में लागू होगा कि मान के चलिए जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ पर घूमना ही मना है, तो वो इसकी स्वतंत्रता नहीं दे पाएगा देश। देश आपको जाने की इच्छा है तो जाने के लिए विदेश जाने का अधिकार है, विदेश में स्वतंत्र घूमने का अधिकार नहीं है। ये देख लीजिएगा, नहीं गलत कर देंगे आप लोग इसको। आप यहाँ से इस अंतर को समझ लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता 19 है, आप कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ये है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए बोलने का अधिकार मौलिक है, व्यवसाय का भी अधिकार मौलिक है, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्लियर है, हड़ताल नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये आप कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का? तो देखिए विदेश जाने का जो यात्रा है, यहाँ पे विदेश जाने की बात अगर करते हैं तो ये आपका है 21 में, मैंने अभी कहा था। लेकिन घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार 21 नहीं देता। मेनका गांधी वाले मैटर में हुआ था, मैंने इसको बताया था, आप देख लीजिएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो। सही बात है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से संचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी बात सही है, ये दोनों बात सही हैं। तो आप ये दोनों बात टिक कर सकते हैं कि ये दोनों बात सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। अब यहाँ से कहा है कि राष्ट्रीय गीत के लिए किसी को बाध्य करने वाला विधिक उपबंध नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से ऑप्शन जो दिया है, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा इसको हम जानेंगे इसके बारे में, तब इसका हम आंसर देंगे कि ये इसका आंसर क्या सही। देखिए मैंने बताया था वहाँ पर कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। तो कोई आदमी चुप भी रहता है तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। दूसरा अंतःकरण, ठीक है, दूसरा जो अंतःकरण है, ध्यान दीजिएगा, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से संचरण, अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये भी बात मैंने कहा था कि धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी उल्लंघन होगा। तो यानी ये बात भी सही है आपका, ये बात भी सही है, पहला वाली बात, दूसरी वाली भी बात सही है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ये भी बात सही है। तो यानी तीनों बात सही हैं। तो ये आपका कौन सा सही है? पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया? देखिए आवास का जो अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, समान काम के लिए समान वेतन का जो अधिकार है। अब देखिए अगर 14, 15, 16 अगर साथ में पढ़े जाएंगे, इस बात को समझिएगा, तो समान काम के लिए समान वेतन होंगे। तो यानी ये 1, 2, 3 सही है। पीसीएस का क्वेश्चन है। तो ये अभी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए, ठीक है। अगले वाले वीडियो में भी हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन करिएगा। और क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो भी क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से करिए, जिससे आपको जो है कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए।